Hello friends, welcome to this lesson. So this is our unit number 45 of PPP which is based on data communication network and EFT system. आइए दोस्तों डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क और EFT सिस्टम को डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। चलिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूव हो गया है, इस तरह इम्प्रूव हो गया है कि जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से क्विकली और एफिशिएंटली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इससे क्या हुआ दोस्तों, इसने इनेबल किया है, दिस हैज़ इनेबल्ड द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क दैट कैन ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिफरेंट लोकेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ इसे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दोस्तों यदि आपने कभी मेल भेजा हो या फ़ोन कॉल किया हो तो आपने डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज़ किया है, और ये नेटवर्क अलाउ करता है आपको कि आप दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें और जो कि आपसे दूर हैं और जो कि अलग अलग जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं। ओके, सो ये बताया जा रहा है दोस्तों एडवांस इन कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी हैव लेड टू डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। दोस्तों फिर बताया जा रहा है EFT के बारे में। EFT क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। मतलब दोस्तों आप फिजिकल डॉक्यूमेंट को ना यूज़ करके, जैसे चेक या ड्राफ्ट से आप देखिए चेक या ड्राफ्ट को यूज़ करते हैं ना पैसा ट्रांसफ़र के लिए, तो इन सभी फिजिकल डॉक्यूमेंट को ना यूज़ करके बैंक जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज़ करती है ताकि फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सके अकाउंट के बीच में। ये फास्टर है, सिक्योर है और एफिशिएंट है। आपने कभी पैसा ट्रांसफ़र किया होगा ऑनलाइन दो बैंकों अकाउंट के बीच में, तो आप EFT सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो आप फिजिकल चेक नहीं लिख कर और रेसिपिएंट को ना मेल किए, आप क्या करते हैं कि ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करते हैं और मनी को तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है, मनी तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है दोस्तों। फिर बात की जा रही है MICR टेक्नोलॉजी की। दोस्तों MICR टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि बैंक ने डेवलप कर लिया टेक्नोलॉजी ताकि क्लियरिंग और सेटलिंग ट्रांजेक्शन के प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकें, राइट। सो बैंक ने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, तो MICR टेक्नोलॉजी बैंक को अलाउ करती है कि वो चेक को स्कैन करे, प्रोसेस करे या दूसरे डॉक्यूमेंट को क्विकली स्कैन करे एक्यूरेटली के साथ। और बैंक नेट और स्विफ्ट अलाउ करती है बैंक को कि मैसेज एक्सचेंज कर सके और ट्रांजेक्शन को इलेक्ट्रॉनिकली सेटल कर सके। दोस्तों यदि आपने कभी चेक बैंक में डिपॉजिट किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि बैंक एक मशीन को यूज़ करती है चेक को स्कैन करने के लिए और क्विकली प्रोसेस करने के लिए। ये पॉसिबल हुआ है दोस्तों MICR टेक्नोलॉजी के कारण। दोस्तों यदि आपने कभी इंटरनेशनल वायर ट्रांसफ़र किया होगा तो ये सेटल होता है बैंक नेट या स्विफ्ट के माध्यम से। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि बैंक ने डेवलप किया है नया पेमेंट सिस्टम, जिससे आसान हुआ है कस्टमर को कि पैसा ट्रांसफ़र कर सके अकाउंट के बीच में, बिल पेमेंट कर सके और ऑनलाइन परचेज कर सके। ये सिस्टम फास्टर होता है और कन्वीनियंट होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। तो आपने कभी मोबाइल वॉलेट यूज़ किया होगा पेटीएम या गूगल पे पेमेंट करने के लिए, तो आप जो है इसे यूज़ कर सकते हैं पेमेंट सिस्टम के रूप में। ये सिस्टम अलाउ करता है कि आप पैसा ट्रांसफ़र कर सके किसी दूसरे पर्सन को, गुड्स एंड सर्विस का पेमेंट कर सके क्विकली और इजीली, बिना आपको कैश या फिजिकल क्रेडिट कार्ड को यूज़ किए हुए। दोस्तों बैंक जो है डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज़ करती है ताकि डेटा को ट्रांसफ़र कर सके डिफरेंट लोकेशन के बीच में क्विकली और एफिशिएंटली। इससे टाइम बचता है, मनी बचता है और दोस्तों उनको रिलाई नहीं करना पड़ता है फिजिकल डॉक्यूमेंट पे। यदि आपने कभी ट्रांसफ़र किया होगा मनी को दो डिफरेंट बैंक ब्रांच के बीच में, तो आप नोटिस किए होंगे कि ये ट्रांसफ़र तुरंत हो जाता है। ये ऐसा इसलिए हुआ कि दो ब्रांच कनेक्टेड होते हैं डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क से, जो कि अलाउ करता है कि क्विकली ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। चलिए बात करते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है आइए समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। दोस्तों बताया जा रहा है कि डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिज़ाइन किया जाता है ताकि मल्टीपल डिवाइस जो है रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, सो दैट मल्टीपल डिवाइस कैन शेयर द रिसोर्सेज। और ऐसे कि स्टोरेज स्पेस या प्रोसेसिंग पावर, ठीक है, जैसे मल्टीपल डिवाइस क्या है रिसोर्सेज शेयर कर सकें, जैसे स्टोरेज स्पेस, मल्टीपल प्रोसेसिंग पावर, बिना उसको डुप्लीकेट किए प्रत्येक डिवाइस को। जैसे आपने कभी क्लाउड सर्विस स्टोरेज यूज़ किया हो जैसे गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स, तो आप इस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नेटवर्क कम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। ये आपका फाइल स्टोर हो रहा है एक रिमोट सर्वर में और आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है। इससे क्या होता है कि आप रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं दूसरे से और आपको अपना स्टोरेज स्पेस रखने का ज़रूरत को कम कर देता है। ये होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। एक एग्जाम्पल है गूगल ड्राइव। दोस्तों फिर नेक्स्ट है हमारा कि बैंक रिलाई करती है डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क को ताकि सर्विस प्रोवाइड कर सके अपने कस्टमर को, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। बिना इन सभी नेटवर्क का बहुत सारा बैंकिंग सर्विस पॉसिबल नहीं होगा। तो आपने कभी ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ किया होगा अपने अकाउंट बैलेंस को चेक करने के लिए या मनी ट्रांसफ़र करने के लिए अपने अकाउंट्स के बीच में, तो आप डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज़ करते हैं। तो बैंक का जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इस नेटवर्क को यूज़ करता है ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, आपके डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सके ताकि आपको बैंकिंग सर्विस दे सके। दोस्तों डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में बताया जा रहा है कि ये तीन एसेंशियल कंपोनेंट का बना होता है। पहला होता है वो डिवाइस जो कि डेटा को रिसीव करेगा और ट्रांसमिट करेगा, और दोस्तों दूसरा होता है कि शेयर डिवाइसेस के इसमें रिसोर्सेज को जिसको शेयर किया जा सकता है, वो दूसरा एलिमेंट है। और तीसरा एलिमेंट है नेटवर्क खुद, जिसको कि डिवाइस को कनेक्ट करता है।
जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपके ऑफिस के बिल्डिंग में एक कंप्यूटर का नेटवर्क है, तो ये कंप्यूटर जो है डेटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट है और वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से एक नेटवर्क ऑफ केबल और स्विचेस के माध्यम से। कंप्यूटर जो है रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर, स्टोरेज स्पेस, और वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से ताकि डेटा को शेयर कर सकें और टास्क को परफॉर्म कर सकें। दोस्तों डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है बिटवीन कंप्यूटर्स डिवाइस यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब दोस्तों डेटा जो भेजा जाता है डिवाइसेस के बीच में वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के माध्यम से भेजा जाता है, जो कि बाइनरी डिजिट को रिप्रेजेंट करता है या बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बिट्स क्या होता है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन का। जैसे मान लीजिए कि आप कभी मेल भेजते हैं तो आपका जो मैसेज का टेक्स्ट होता है ना, वो कन्वर्ट किया जाता है बिट्स के सीरीज में, जिसको ट्रांसमिट किया जाता है इंटरनेट पे एज इलेक्ट्रिक सिग्नल। ये सिग्नल को फिर कन्वर्ट किया जाता है बैक इनटू द बिट्स। तो पहले बिट्स था, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर से बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है रिसिपिएंट डिवाइस में, जिसको टेक्स्ट के रूप में डिस्प्ले किया जाता है। So friends, before continuing the lesson, let me talk about paid program of JIB 2023. So friends, 2023 के लिए JIB का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हमारा पेड प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और हम लोग चारों सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। आपको PDF, वीडियोस, मॉक टेस्ट, हर एक वो इंग्रेडिएंट जो कि आपके सक्सेसफुल होने के लिए आवश्यक है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। PDF के अंदर दोस्तों थ्योरी PDF सेपरेट होगा, MCQs PDF सेपरेट होगा हर एक यूनिट का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। PDF में दोस्तों पॉइंट वाइज सारा नोट्स आपको मिलेगा। MCQs में दोस्तों एक एक पेज के एक पार्ट से कवर किया गया है क्वेश्चन, इसके बाहर होने का कोई संभावना ही नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को, हर एक तरह के क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है। तो यदि आप इस तरह के PDF वीडियोस चाहते हैं तो डिटेल जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर। चलिए दोस्तों लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि मॉडम क्या होता है। तो फ्रेंड्स मॉडम का मतलब एक तरीका, ये मॉडम के बारे में बताते हैं कि दोस्तों मॉडम एक डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट करता है आपके डिजिटल सिग्नल किसी कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल में, जिसको टेलीफोन लाइन में ट्रांसमिट किया सकता है। यानी मॉडम क्या करता है दोस्तों, आपके डिजिटल सिग्नल को वो कन्वर्ट कर देता है आपके एनालॉग सिग्नल में और आसानी से आप उसे टेलीफोन नेटवर्क में ट्रांसमिट कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से या दूसरे डेटा नेटवर्क से। तो यदि आप कभी डायल अप इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ किए हैं इंटरनेट, तो आप मॉडम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये मॉडम क्या करता है, या तो इंस्टॉल होगा आपके कंप्यूटर के अंदर या एक्सटर्नली कनेक्टेड होगा, और ये अलाउ करता है कि आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकें ओवर टेलीफोन लाइन। ये मॉडम होता है तो डायल अप इंटरनेट कनेक्शन में। दोस्तों बताया जा रहा है कि मीडिया डेटा का मतलब एक तरीका जिसके द्वारा डेटा को नेटवर्क में ट्रांसफ़र किया जा सके। तो दोस्तों बहुत सारा टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल केबल, माइक्रोवेव सिस्टम और कम्युनिकेशन सेटेलाइट। तो आप कभी सेलफोन यूज़ किए दोस्तों, तो आप एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट को यूज़ करते हैं। आपका फ़ोन सिग्नल भेजता है सेटेलाइट को, जो कि स्पेस में रहता है, जो कि उस सिग्नल को रिले करता है रेसिपिएंट फ़ोन में। इससे क्या होता है कि आप कॉल कर पाते हैं और मैसेज भेज पाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे। दोस्तों टेरेस्ट्रियल केबल क्या होता है, एक तरह का केबल होता है जिससे डेटा को ट्रांसमिट करते हैं लैंड में। तो बहुत तरह का टेरेस्ट्रियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। दोस्तों यदि आपने कभी वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ किया है तो आप टेरेस्ट्रियल केबल को यूज़ कर रहे हैं। तो केबल आपके कंप्यूटर को मॉडम से कनेक्ट करता है या रूटर से कनेक्ट करता है, जो कि कनेक्ट होता है इंटरनेट से। ट्विस्टेड पेयर केबल दोस्तों कॉमनली यूज होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर को एक मॉडम से कनेक्ट करना है। कोएक्सियल केबल दोस्तों डिजिटल सिग्नल को बहुत हाई रेट पे 500 मेगाबिट्स पर सेकंड के रेट पे कैरी करता है, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन पॉसिबल होता है। और ऑप्टिकल फाइबर उससे भी फास्टर है, 2 गीगाबाइट्स पर सेकंड। दोस्तों ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर 2 इंसुलेटेड वायर होते हैं जिसको ट्विस्ट किया जाता है एक साथ। वो कॉमनली यूज किया जाता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, जैसे कंप्यूटर को मॉडम से कनेक्ट करना है। तो कभी आपने कंप्यूटर को मॉडम से कनेक्ट किया होगा ईथरनेट केबल से, तो आप एक ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ कर रहे हैं। ये केबल को यूज़ किया जाता है डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो कि एक दूसरे से क्लोज है, जैसे कंप्यूटर और मॉडम सेम रूम में हो। दोस्तों कोएक्सियल केबल को यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए लॉन्गर डिस्टेंस में। इसके अंदर दोस्तों सेंट्रल कंडक्टर होता है जो कि कंसराउंडेड होता है इंसुलेशन से और ब्रेडेड शील्ड से। तो आपने कभी केबल टीवी होगा आपके यहाँ या इंटरनेट सर्विस होगा, तो आप कोएक्सियल केबल को यूज़ कर रहे हैं। ये केबल क्या करता है, डेटा को बहुत हाई रेट पे ट्रांसमिट करता है, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन हो पाता है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों लाइट को यूज़ करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर यूजेज द लाइट टू ट्रांसमिट द सिग्नल इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या करता है दोस्तों, ग्लास से मेड होता है। यदि आपने केवल फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट कनेक्शन लिया होगा तो आप एक ऑप्टिकल फाइबर केबल को यूज़ करते हैं। ये केबल डेटा को ट्रांसमिट करता है बहुत हाई स्पीड पे। अब जरा माइक्रोवेव सिस्टम की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोवेव सिस्टम। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि जो डेटा कम्युनिकेशन है उसके अंदर आप क्या होता है कि माइक्रोवेव सिस्टम हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल को यूज़ करती है, जो कि मॉड्यूलेटेड होता है इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद समझाया जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में कि
कि दोस्तों जो डेटा कम्युनिकेशन है इसके अंदर क्या होता है कि आप इन्फॉर्मेशन भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और ऑब्वियसली लॉन्ग डिस्टेंस में भी होता है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी भेजते हैं। तो दोस्तों जिसके पास कभी कभी क्या होता है कि ये डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि नॉइज़ भी होता है, डिस्टॉर्शन भी होता है जो कि सिग्नल से इंटरफेयर करता है, राइट। तो एक तरीका है इसको ओवरकम करने का, ये जो नॉइज़ है, डिस्टॉर्शन है, इसको ओवरकम करने का एक तरीका है दोस्तों कि आप रेडियो सिग्नल, आप माइक्रोवेव सिस्टम को यूज़ कीजिए। माइक्रोवेव सिस्टम क्या करता है कि रेडियो सिग्नल को भेजता है जो कि इन्फॉर्मेशन कैरी करती है। दूसरा तरीका है कि आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट को यूज़ कीजिए जो कि ऑर्बिट में प्लेस होता है, अर्थ के ऑर्बिट में, और वो सिग्नल रिले करता है ओवर अ वाइड एरिया। और दोस्तों सैटेलाइट का एडवांटेज है कि वो स्टेशनरी है रिलेटिव टू द अर्थ, इसलिए वो कांस्टेंट कनेक्शन मेंटेन कर सकता है ओवर द लार्ज डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कि आप किसी गाँव देहात में, रूरल एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज़ किया जा सकता है हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, जिससे आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, सर्विसेज से कनेक्ट हो सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर दोस्तों बताते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर के बारे में बताया जा रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेसर बेसिकली डिवाइस से होता है जो कि ट्रांसमिट करता है डेटा को दो पॉइंट के बीच में किसी कंप्यूटर नेटवर्क का, यानी कोई कंप्यूटर नेटवर्क है उसके बीच में जो कहीं भी दो डेटा है उसको ट्रांसमिट करने में ये काम आता है क्या, हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेसर। तो तीन तरह के कम्युनिकेशन प्रोसेसर होते हैं, पहला होता है मैसेज स्विच, दूसरा होता है मल्टीप्लेक्सर, और तीसरा होता है दोस्तों हमारा फ्रंट एंड प्रोसेसर। तो तीनों को मैं समझाता हूं दोस्तों। मैसेज स्विच क्या होता है, एक तरह के पोस्ट ऑफिस की तरह है। पोस्ट ऑफिस क्या करता है, ये मैसेज रिसीव किया बहुत सारे सोर्स से और फॉरवर्ड किया उसको डेस्टिनेशन में। तो जैसे बैंक क्या करती है कि मैसेज स्विच को यूज़ करती है अकाउंट इन्फॉर्मेशन भेजने में बहुत सारे कस्टमर को एक साथ। तो यदि बहुत सारे कस्टमर को एक साथ अकाउंट की जानकारी भेजनी है, एक स्टेटमेंट भेजनी है, तो वो मैसेज स्विच को यूज़ करती है, ठीक है। फिर दोस्तों यही होता है हमारा मैसेज स्विच, एक पोस्ट ऑफिस की तरह है जहाँ पे मैसेज मिलता है बहुत सारे सोर्स से और उसको डेस्टिनेशन पे क्या किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है दोस्तों। फिर है हमारा मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर दोस्तों हाईवे ऑन रैम्प की तरह होता है जो कि बहुत तरह के लेन को कंबाइन करता है ट्रैफिक का एक सिंगल हाई स्पीड चैनल में। जैसे एक बैंक क्या करती है, मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करती है ताकि डेटा को कंबाइन कर सके अलग अलग ब्रांचेस से एक सिंगल डेटा स्ट्रीम में, जिसको ट्रांसमिट किया जा सके हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइन पे। दोस्तों तीसरा है हमारा फ्रंट एंड प्रोसेसर। ये एक तरह का पर्सनल असिस्टेंट है जो कि बहुत सारे रूटीन टास्क को ध्यान में रखता है ताकि उसका बॉस जो है, बॉस कौन है, CPU बॉस है, वो इंपॉर्टेंट वर्क पे फोकस कर सके। जैसे एक बैंक एक फ्रंट एंड प्रोसेसर को यूज़ करती है ताकि अलग अलग पेरिफेरल डिवाइस से कम्युनिकेशन को मैनेज कर सके, जैसा कि कार्ड रीडर, प्रिंटर, ताकि CPU का काम हो ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने में और एप्लीकेशन को रन करने में। ये होता है फ्रंट एंड प्रोसेसर। तो दोस्तों मैंने आपको तीन कैटेगराइजेशन बताया कम्युनिकेशन प्रोसेसर का। कम्युनिकेशन प्रोसेसर डेटा का ट्रांसमिशन आसान होता है दो पॉइंट्स के बीच में। मैंने पहला बताया मैसेज स्विच, दूसरा बताया मल्टीप्लेक्सर, और तीसरा बताया दोस्तों फ्रंट एंड प्रोसेसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम लोग आप देखते हैं ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? ट्रांसमिशन मोड का मतलब कि अलग अलग तरीका जैसे डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकेगा डिवाइसेस के बीच में। तो डिवाइसेस के बीच में डेटा को जैसे ट्रांसमिट किया जा सकेगा उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन मोड। ओके, सो फ्रेंड्स बहुत तीन तरह के दोस्तों मेन सिस्टम होते हैं ट्रांसमिशन मोड का। एक है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा है दोस्तों फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या होता है कि एक वन वे स्ट्रीट है जहाँ पे डेटा जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्टिंग है, वो क्या करता है कि सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है लिसनर को, तो ये एक सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन हो गया। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या होता है कि टू वे स्ट्रीट है ट्रैफिक लाइट के साथ। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रैफिक का डायरेक्शन है, उसमें एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं एक समय पे। जैसे वॉकी टॉकी सिस्टम हो गया, यहाँ पे दो लोग दोस्तों एक साथ स्पीक कर सकते हैं, वो हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन हो गया। तो रेडियो स्टेट ब्रॉडकास्टिंग क्या हो गया? सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन हो गया। वॉकी टॉकी सिस्टम क्या हो गया दोस्तों? डुप्लेक्स ट्रांसमिशन हो गया। अब दोस्तों फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या होता है कि जहाँ पे ये भी टू वे स्ट्रीट है बिना ट्रैफिक लाइट का। तो दोनों डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक जो है एक समय पे फ्लो कर सकता है। जैसे एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा है जहाँ पे दोनों पार्टी बोल सकते हैं, सुन सकते हैं एक साथ, ये फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन हो गया। तो 1987 में दोस्तों एक कमेटी बना था जो बहुत सारे बैंक एक कमेटी बना था दोस्तों जो कम्युनिकेशन नेटवर्क पे, ताकि बैंक बहुत सारे बैंक जो है वह एक साथ काम कर किए ताकि एक नेटवर्क को क्रिएट कर सके जो कि अलाउ करे उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए आसानी से एक दूसरे से। दोस्तों एक बैंक को यदि पैसा भेजना होता है दूसरे बैंक को, तो वो इस कोऑपरेटिव नेटवर्क को यूज़ करती है ताकि डेटा को सिक्योरली ट्रांसमिट कर सके। तो ये पॉइंट है दोस्तों।
सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में आपसे बताया जा रहा है, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, आपको बैंकनेट के बारे में बताया जा रहा है। तो बैंकनेट क्या है दोस्तों, बैंकनेट को समझते हैं और भी हम लोग हिस्ट्री को देख रहे हैं कि ये कैसे डेवलप हुआ, ये जो कम्युनिकेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी है इसको हम लोग आज यूज़ करते हैं, ये कैसे डेवलप हुआ इसका हम लोग दोस्तों बताया जा रहा है कि 1991 में एक नेटवर्क आया जिसका नाम था बैंकनेट। ये क्रिएट किया गया दोस्तों बैंकिंग इंडस्ट्री भारत में। ये क्या करता है कि टेक्नोलॉजी पैकिंग को यूज़ करता है, जिसके हम लोग कहते हैं दोस्तों पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग क्या करता है कि आपके डेटा को एफिशिएंटली ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। तो बैंकनेट के पास नोड्स हुआ करता है। नोड्स जो है मेजर सिटीज़ में थे, 4 मेजर सिटीज़ में, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता, और एक स्विचिंग सेंटर था नागपुर में। तो बैंकनेट जिस तरीके से काम करता था वो क्या होता था कि यूज़र बैंक जो है इसे एक्सेस कर सकते थे लीज लाइन में, जो कि डेडिकेटेड कम्युनिकेशन लाइन था, जो कि बैंक रेंट करते थे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से। तो बैंक रेंट पे लेते थे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पे ये लीज लाइन। सो टेलीकम्युनिकेशन लीज लाइन के बारे में बताया जा रहा है। इसका 4 मेजर हब था। तो फ्रेंड्स, जो यूजर बैंक थे वो एक्सेस कर सकते थे बैंकनेट को एक सॉफ्टवेयर के माध्यम, जिसका नाम था कॉमेट दोस्तों अलाउ करता था 400 यूजर को एक साथ लॉगिन कर सके प्रत्येक IBM के नोड पे। लेकिन बैंकनेट जो परफॉर्म नहीं किया अच्छे तरीके से, क्योंकि कुछ इशूज़ थे जैसे हाई लीज लाइन फेलियर, कॉमेट एप्लीकेशन का लिमिटेशन था, ठीक है, कॉमेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का लिमिटेशन था, और दोस्तों अपने टाइम से अहेड था। तो ये इशू जो है डिफ़िकल्ट बना दिया बैंकों के लिए कि फुल्ली यूटिलाइज करें नेटवर्क को, और इसके इफेक्टिवनेस को भी हिंडर किया कि अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने में और डेटा को ट्रांसमिट करने में बैंकिंग इंडस्ट्रीज के साथ। सो फ्रेंड्स, हमने बात की बैंकनेट के बारे में। आगे देखते हैं दोस्तों कमिटीज़ के बारे में, रंगाराजन कमेटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, बताया जा रहा है कि रंगाराजन कमेटी ने सजेस्ट किया कि बैंक जो है कनेक्ट कर सकते हैं अपने ब्रांचेस को पब्लिक डेटा नेटवर्क पे। सो बैंक कैन कनेक्ट देयर ब्रांचेस टू पब्लिक डेटा नेटवर्क। दिस वाज सजेस्टेड बाय द रंगाराजन कमेटी। और फ्रेंड्स, INAS और INET 2 पब्लिक डेटा नेटवर्क है जो कि अलाउ करती है। यही रंगाराजन कमेटी ने कहा कि बैंक कनेक्ट कर सकती है अपने ब्रांचेस को पब्लिक डेटा नेटवर्क में। तो INAS और INET 2 पब्लिक डेटा नेटवर्क है दोस्तों, जो कि अलाउ करती है बैंक को इलेक्ट्रॉनिकली ऑथराइज कर सके और ट्रांजेक्शन को सेटल कर सके। INET दोस्तों क्या है, ये बेस्ड है टेक्नोलॉजी पे, जिसे कहते हैं पैकेट स्विच्ड पब्लिक डेटा, PSPD। तो ये क्या करता है दोस्तों, डेटा को ब्रेक करता है स्मॉल पैकेट्स में और भेजता है उसको ओवर द नेटवर्क टू द डेस्टिनेशन। तो INS और INET के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो INS क्या है दोस्तों, INET टेक्नोलॉजी में बेस्ड होता है, जिसे कहते हैं पैकेट स्विच पब्लिक डेटा, जो कि डेटा को ब्रेक करता है स्मॉल पैकेट्स में और फिर उसे नेटवर्क पे भेजता है अपने डेस्टिनेशन में। ये पैकेट दोस्तों नोड्स में स्टोर होते हैं या पैकेट स्विचेज में स्टोर होते हैं और फिर उन्हें रूट किया जाता है करेक्ट फिजिकल लिंक में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। दोस्तों, जो नेटवर्क है उसके पास बिल्टिंग लॉजिक होता है ताकि डिटेक्ट कर सके, हैंडल कर सके कंजेशन को या लिंक फेलियर को, ताकि पैकेट्स को रिरूट किया जा सके, ताकि इंश्योर कर सकें कि वो एक अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। ये इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन को क्विकली कंप्लीट किया जाएगा, एफिशिएंटली कंप्लीट किया जाए, बिना पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट का, जैसे चेक या ड्राफ्ट का। दोस्तों, NICNET के बारे में बात करेंगे, उससे पहले INET के बारे में बात करते हैं। INET, अभी हमने INS के बारे में आपको बताया, फिर दोस्तों हम लोग NICNET के बारे में बात करेंगे। INET क्या है दोस्तों, एक तरह का नेटवर्क है जो कि यूज होता है दोस्तों बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के लिए, जैसा कि ईमेल भेजना, पैसा ट्रांसफ़र करना, इन सभी के लिए INET का ही यूज होता है। दोस्तों, INET कंबाइंड होता है दूसरे नेटवर्क के साथ, जिसे INS कहते हैं, ताकि बैंकनेट को क्रिएट किया जा सके। बैंकनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कि मास्टर कार्ड की तरह यूज किया जाता है क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए अराउंड द वर्ल्ड। दोस्तों, बैंकनेट ऐसा समझिए एक लार्ज वर्चुअल प्राइवेट नेट, VPN है, जिसमें 1000 से 1000 डेटा सेंटर लोकेटेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये डेटा सेंटर जो है एंट्री और एग्जिट पॉइंट है नेटवर्क के लिए, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन को भेजा जाता है और रिसीव होता है दोस्तों। तो बैंकनेट डिज़ाइन है ताकि बहुत फास्ट होगा, जहाँ बिना इसके पास क्षमता होगी कि ये 2 मिलियन ट्रांजैक्शन को 1 घंटा में प्रोसेस कर सकेगा। ये सिक्योर भी है, टेक्नोलॉजी को यूज करेगा ताकि इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रख सके और अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा को प्रिवेंट कर सके। तो ये बताया जा रहा है दोस्तों बैंकनेट के बारे में। अब दोस्तों NICNET के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ NICNET? तो ये कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि पूरे भारत को कवर करता है। सो दिस कवर्स द ऑल ओवर इंडिया। सो दिस इज़ अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क विच कवर्स द ऑल ओवर इंडिया। सो फ्रेंड्स, देखिए NICNET ये ऐसा समझिए कि एक जाइंट इंटरनेट है जो कि कनेक्ट करता है दोस्तों, एक जाइंट इंटरनेट है जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर को और डिवाइस को ऑल ओवर द कंट्री। सो इट्स जस्ट लाइक अ जाइंट इंटरनेट विच कनेक्ट कंप्यूटर एंड डिवाइसेज ऑल ओवर द कंट्री। दोस्तों, जो नेटवर्क है ये क्रिएट किया गया था NIC के द्वारा। NIC कौन सा है? नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत में। इसका मतलब ये ऑन ऑपरेट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा।
फिर दोस्तों NIC-NIT वर्ल्ड बिगेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क है भारत में। वैन नेटवर्क होता है जो कि डिवाइस को कनेक्ट करता है अक्रॉस ए लार्ज एरिया। NIC-NIT को यूज़ किया जाता है ताकि सपोर्ट प्रोवाइड कर सके ICT के लिए, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए और गवर्नेंस के लिए। यानी दोस्तों गवर्नमेंट को, बिजनेस को, सिटीजन को और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने में और एक्सेस करने में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि NIC-NIT हेल्प करता है सर्विस को इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर करने में। मतलब दोस्तों लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस और इन्फॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर से, मोबाइल डिवाइस से, इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस गए हुए। दोस्तों NIC-NIT अलग तरह का नेटवर्क यूज़ करता है, जैसे पैकेट स्विच नेटवर्क, लैन नेटवर्क, ISDN नेटवर्क। ISDN क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो ताकि इससे क्या करता है, ये डिवाइस और को कनेक्ट करता है और डेटा को ट्रांसमिट करता है। दोस्तों RBI-NIT के बारे में बताया जा रहा है। RBI-NIT एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि लोगों को अलाउ करता है कि वो कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे से और फाइल को ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों, क्या नाम है? RBI-NIT। प्लीज़ रिमेंबर, RBI-NIT एक तरह का सॉफ्टवेयर है ताकि लोगों को कनेक्ट कर सके और फाइल को ट्रांसफ़र कर सके। और दोस्तों ये क्रिएट हुआ था एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से जिसे कहा जाता है C, और इसे यूज किया जा सकता है DOS के माध्यम से भी, और DOS से भी यूज़ कर सकते हैं और यूनिक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो RBI-NIT है ये एक सॉफ्टवेयर है। ये काम कैसे करता है? तो जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है जिसको बैंकनेट कहते हैं उसको यूज करता है, जिसके पास सर्वर इंस्टॉल होता है 4 मेजर सिटी में। मैंने बताया था ना कि जो 4 मेजर सिटी है वहाँ पे सर्वर इंस्टॉल होता है दोस्तों। किसका? हमारा हमारा दोस्तों बैंकनेट का। तो ये उसी पे काम करता है। RBI-NIT सॉफ्टवेयर है जो कि लोगों को अलाउ करता है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, फाइल को ट्रांसफ़र कर सके। और दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C से द्वारा क्रिएट किया गया था और इसको DOS और यूनिक्स मशीन पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी कोई यूज़र मैसेज भेजना चाह रहा है या फाइल भेजना चाह रहा है तो वो लोकल सर्वर से कनेक्ट हो सकता है जो कि कनेक्टेड होते हैं लार्ज नेटवर्क से, इसके X.25 कहते हैं। दोस्तों यदि मैसेज का कोई रेसिपिएंट है या फाइल है वो अलग सिटी में है तो लोकल सर्वर कम्युनिकेट करते हैं दूसरे सर्वर के साथ। नेटवर्क में एक प्रोटोकॉल होता है, इसे TCP/IP कहते हैं। ये अलाउ करता है मैसेज या फाइल को क्विकली सेंड करना और एफिशिएंटली सेंड करना एक और द नेटवर्क। दोस्तों एक बेनिफिट है RBI-NIT का कि ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितना मैसेज का लेंथ होगा, ताकि लोग जो है लॉन्ग मैसेज भी भेज सकते हैं बिना वरी किए कि उनका कट ऑफ क्या है। तो सॉफ्टवेयर अलाउ करता है कि आप अलग तरह के फाइल्स को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, जिसके अंदर इमेजेस होंगे, दूसरे टाइप के डेटा होंगे। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा सकता है कि आप नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं डायल अप कनेक्शन के माध्यम से, जिससे क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि लोग इसे रिमोट लोकेशन से भी यूज़ करें जिनके पास डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो नेटवर्क का। ये पॉइंट है दोस्तों। अब बताया जा रहा है कुछ डिपार्टमेंट है बैंक का। तो इंटरनेट जो है ह्यूज नेटवर्क है कनेक्टेड कंप्यूटर का, राइट, आपको पता ही है। इंटरनेट जो है एक ह्यूज नेटवर्क है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि ये आपको अलाउ करता है, इंटरनेट अलाउ करता है कि लोग जो है आसानी से सारे इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके एक दूसरे से, जैसे मैसेज, पिक्चर, वीडियोज़ एक्सेट्रा। तो इंटरनेट जो है पहला क्रिएट हुआ था एक तरीका से जिससे हम लोग रिसर्च कर सकें और रिसर्चर को और साइंटिस्ट को, ताकि इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस पे। ये एक बिग इंप्रूवमेंट था ओवर द प्रीवियस मेथड जो विच इन्वॉल्व फिजिकली मेलिंग इन्फॉर्मेशन। तो ओवर द टाइम दोस्तों क्या हुआ है कि इंटरनेट जो है ग्रो हो चुका है, कि ये टूल हो चुका है जो सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। आज के समय में लोग जो है रिलाई करते हैं इंटरनेट पे ताकि वो सब कुछ कर सकें। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है DBOD क्या है? ये डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये कंसोलिडेटेड डेटा प्रोवाइड करता है रीजनल ऑफिस को ऑफ DBOT टू सेंट्रल DBOT, प्रेस रिलेशन डिवीजन, डेली न्यूज़ समरी ऑफ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैटर एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड माइक्रो इकोनॉमिक। दोस्तों बताया जा रहा है कि 1989 में सबसे पहले जो हुआ था 1960 में, वो था US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इंटरनेट को स्टार्ट किया था 1960 में। इसका नाम था ARPANET और 1989 में इसको रिप्लेस कर दिया गया NSF-NET से, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो गया लोगों को। दोस्तों इंटरनेट कोई बताया जा रहा है दोस्तों, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर का जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये एक्सेस प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट का और रिलेटेड सर्विस का, जैसे ईमेल। 2 प्रोटोकॉल अवेलेबल है इंडिया में ताकि इंटरनेट से कनेक्ट कर सकें, उसे कहते हैं SSLIP यानी सीरियल लाइन प्रोटोकॉल, और दूसरा है PPP यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। जब वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट होता है कि वो इंटरनेट को ब्राउज करे, ठीक है। पॉपुलर वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स का दूसरा। ओवरऑल इंटरनेट जो है एक इलेक्ट्रॉनिक लिंक है इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, जो कि अलाउ करता है लोगों को डेटा एक्सेस करना, शेयर करना। दोस्तों पार्ट 2 लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।